नमस्कार विद्यार्थियों। हम हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी डिप्टी कलेक्टरी का अध्ययन कर रहे थे। कहानी के उद्देश्य और मूल संवेदना पर हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कहानी का पठन हम कर रहे थे और कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि कहानी का मुख्य पात्र जिसका नाम है शकलदीप बाबू, उनका बड़ा बेटा जिसका नाम है नारायण, वह डिप्टी कलेक्टरी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह पहले भी 2 बार परीक्षा दे चुका है लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। अब वह तीसरी बार और यह उसका अंतिम अवसर है इस परीक्षा को देने का। और इस बार नारायण को पूर्ण विश्वास होता है कि इस बार उसका चयन हो जाएगा। शकलदीप बाबू का जो मन है वह आशा और आशंकाओं से घिरा हुआ है। कभी उसको लगता है कि नारायण जिस तरह से मेहनत कर रहा है उससे उसका चयन हो सकता है, लेकिन फिर मन जो है वो आशंकाओं से भर जाता है। नारायण डिप्टी कलेक्टरी का फॉर्म भरता है, फीस भी जमा करता है और अब वह उस परीक्षा की तैयारी में लग गया है। नारायण कठिन मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत को देखकर शकलदीप बाबू के मन में फिर से जो है वो आशा का संचार होता है। और चूंकि वह भाग्य में भी विश्वास करने वाला व्यक्ति है, इसलिए अपनी पत्नी से कहता है कि थोड़ा धर्म कर्म में अपना मन लगाओ। आइए कहानी में आगे क्या होता है इसका हम अध्ययन करते हैं। शकलदीप बाबू ने सोत्साह कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जरा और सवेरे उठकर नाम ले लिया करो। सुबह नहाने से तबीयत दिन भर साफ रहती है। कल से तुम भी शुरू कर दो। मैं तो अभागा था कि मेरी आंखें आज तक बंद रही। खैर कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल से तुम भी सवेरे 4 बजे उठ जाना। उनको भय हुआ कि जमुना कहीं उनके प्रस्ताव का विरोध न करे, इसलिए इतना कहने के बाद वह पीछे घूमकर खिसक गए। लेकिन अचानक कुछ याद करके वह लौट पड़े। पास आकर उन्होंने पत्नी से मुस्कुराते हुए पूछा, बबुआ के लिए नाश्ते का इंतजाम क्या करोगी? जो रोज होता है वही होगा, और क्या होगा, उदासीनता पूर्वक जमुना ने उत्तर दिया। ठीक है, लेकिन आज हलवा क्यों नहीं बना लेती? घर का बना सामान अच्छा होता है, और कुछ मेवे मंगा लो। तो जमुना ने मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, हलवे के लिए घी नहीं है, फिर इतने पैसे कहाँ हैं? 50 रुपये तो बचे हैं ना, उसमें से खर्च करो। अन्न जल का शरीर, लड़के को ठीक से खाने पीने को ना मिलेगा तो वह इम्तिहान क्या देगा? रुपये की चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। इतना कहकर शकलदीप बाबू ठहाका लगाकर हंस पड़े। वहाँ से हटने के पूर्व वह पत्नी को यह भी हिदायत देते गए, एक बात और करो, तुम लड़के लोगों से डांट कर कह देना कि वे बाहर के कमरे में जाकर बाजार न लगाए, नहीं तो मार पड़ेगी। हाँ, पढ़ने में बाधा पहुँचेगी। दूसरी बात यह है कि बबुआ से कह देना वह बाहर के कमरे में बैठकर इत्मीनान से पढ़े, मैं बाहर सहन में बैठ लूँगा। तो देखिए एक पिता किस तरह से अपने पुत्र को पूरी सुविधाएं देने की कोशिश करता है ताकि उसका इस इम्तहान में डिप्टी कलेक्टरी में चयन हो जाए। शकलदीप बाबू सवेरे 1-1.5 घंटे बाहर के कमरे में बैठते थे। वहाँ वह मुवक्किलों के आने की प्रतीक्षा करते और उन्हें समझाते बुझाते। और वह उस दिन सचमुच ही मकान के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर्याप्त छाया रहती थी, एक मेज और कुर्सियाँ लगाकर बैठ गए। जान पहचान के लोग वहाँ से गुजरे तो उन्हें वहाँ बैठे देखकर आश्चर्य हुआ। जब सड़क से गुजरते हुए बब्बन लाल पेशकार ने उनसे पूछा कि भाई साहब आज क्या बात है, तो उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा कि भीतर बड़ी गर्मी है। और उन्होंने जोकर की तरह मुंह बना दिया और अंत में ठहाका मारकर हंस पड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। शाम को जहाँ रोज वह पहले ही कचहरी से आ जाते थे, उस दिन देर से लौटे। उन्होंने पत्नी के हाथ में 4 रुपये तो दिए ही, साथ ही 2 सेब और कैंची, सिगरेट के 5 पैकेट भी बढ़ा दिए। तो जमुना ने आश्चर्य से पूछा, सिगरेट क्या होगी? तुम्हारे लिए है, शकलदीप बाबू ने धीरे से कहा और दूसरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनका चेहरा शर्म से कुछ तमतमा गया। जमुना ने माथे पर की साड़ी को नीचे खींचते हुए कहा, कभी सिगरेट पी भी है कि आज ही पीऊँगी? इस उम्र में मजाक करते लाज नहीं आती?
शकलदी बाबू कुछ बोले नहीं और थोड़ा मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगे। फिर गंभीर होकर उन्होंने दूसरी ओर देखते हुए धीरे से कहा, बबुआ को दे देना, और वह तुरंत वहाँ से चलते बने। जमुना भौचक होकर कुछ देर उनको देखती रही, क्योंकि आज के पूर्व तो वह यही देखती आ रही थी कि नारायण के धूम्रपान की वह सख्त खिलाफ थे और इसको लेकर कई बार लड़की को डांट डपट चुके हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह यह कहकर मुस्कुरा पड़ी कि बुद्धि सठिया गई है। नारायण दिन भर पढ़ने लिखने के बाद टहलने गया। शकलदी बाबू जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ में झाड़ू ले बाहर के कमरे में जा पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे कमरे को अच्छी तरह झाड़ा बुहारा। इसके बाद नारायण की मेज को साफ किया और मेज पोस्ट को जोर जोर से कई बार झाड़ फटक कर सफाई के साथ उस पर बिछा दिया। अंत में नारायण की चारपाई पर पड़े बिछोने को खुलकर उसमें की एक एक चीज को झाड़ फटकार कर यत्नपूर्वक बिछाने लगी। इतने में जमुना ने आकर देखा तो मृदु स्वर में कहा, कचहरी से आने पर यही काम रह गया है क्या? बिछोना रोज बिछ ही जाता है और कमरे की मेहरीन सफाई कर ही देती है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तबीयत से कर रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। शकलदी बाबू के मुख पर हल्के झेप का भाव अंकित हो गया था और वह अपनी पत्नी की ओर न देखते हुए ऐसी आवाज़ में बोले जैसे उन्होंने अचानक यह कार्य करना आरंभ कर दिया था। और जब इतना कर ही लिया है तो बीच में छोड़ने से क्या लाभ, पूरा ही कर लें। कचहरी से आने के बाद रोज का उनका नियम यह था कि वह कुछ नाश्ता पानी करके चारपाई पर लेट जाते थे। उनको अक्सर नींद आ जाती थी और वह लगभग 8 बजे तक सोते रहते थे। यदि नींद न भी आती तो भी वह इसी तरह चुपचाप पड़े रहते थे। नाश्ता तैयार है, यह कहकर जमुना वहां से चली गई। शकलती बाबू कमरे को चमाचम करके बिछोने लगाने तथा कुर्सियों को तरतीब से सजाने के पश्चात आंगन में आकर खड़े हो गए और बेमतलब ठनक कर हंसते हुए बोले, अपना काम सदा अपने हाथ से करना चाहिए, नौकरों का क्या ठिकाना। लेकिन उनकी बात पर संभवतः किसी ने ध्यान नहीं दिया और न ही उसका उत्तर। तो देखिए बच्चों, शकलदीप बाबू पूरी कोशिश करते हैं कि उनके पुत्र नारायण को थोड़ी भी असुविधा ना हो और पढ़ाई से उनका थोड़ा भी ध्यान नहीं भटके। इसके लिए देखिए शकलदीप बाबू उसके कमरे की सफाई भी करते हैं और पूरा जो सामान है वह सही ढंग से उस कमरे में रखते हैं ताकि नारायण को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और नारायण को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिले। धीरे धीरे दिन बीतते गए और नारायण कठिन परिश्रम करता रहा। कुछ दिनों से शकलदी बाबू सायंकाल घर से लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित शिवजी के एक मंदिर में भी जाने लगे थे। वह बहुत चलता मंदिर था और उसमें भक्तजनों की बहुत भीड़ होती थी। कचहरी से आने के बाद वह नारायण के कमरे को झाड़ते बुहारते, उसका बिछोना लगाते, मेज कुर्सियां सजाते और अंत में नाश्ता करके मंदिर के लिए रवाना हो जाते। मंदिर में 1-1.5 घंटे तक रहते और लगभग 10 बजे घर आते। एक दिन जब वह मंदिर से लौटे तो 10:30 बज गए थे। उन्होंने दबे पांव ओसारे में पांव रखा और अपनी आदत के अनुसार कुछ देर तक मुस्कुराते हुए झांक झांक कर कोठरी में नारायण को पढ़ते हुए देखते रहे। फिर भीतर जा अपने कमरे में छड़ी रखकर नल पर हाथ पैर धोकर भोजन के लिए चौके में जाकर बैठ गए। पत्नी ने खाना परोस दिया। शकलदी बाबू ने मुंह में कोर चुभलाते हुए कहा, बबुआ को मेवे दे दिए ना। वह आज सायंकाल जब कचहरी से लौटे थे तो मेवे लेते आए थे। उन्होंने मेवे को पत्नी के हवाले करते हुए कहा था कि इसे सिर्फ नारायण को ही देना और किसी को नहीं। तो देखिए बच्चों, शकलदी बाबू जो है वो नारायण के लिए कुछ मेवे भी लाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मेवे खाने से दिमाग तेज होता है और याददाश्त बढ़ती है। इसी कारण देखिए अपने पुत्र नारायण को वह मेवे खिलाना चाहते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह जो मेवे है वह केवल नारायण के लिए है, परिवार के दूसरे सदस्य इसको ना लें। जमुना को झपकी आ रही थी, लेकिन उसने पति की बात सुन ली। चौंक कर बोली, कहाँ, मेवा ट्रंक में रख दिया था। सोचा था बबुआ घूमकर आएंगे तो चुपके से दे दूंगी, पर लड़के तो दानव दूत बने हुए हैं, ओना कोना अतरा सतरा सभी जगह पहुंच जाते हैं।
टुनटुन ने कहीं से देख लिया और उसने सारा का सारा खा डाला। टुनटुन शकलदी बाबू का सबसे छोटा 12 वर्ष का अत्यंत ही नटखट लड़का था। तो पत्नी की यह बात सुनकर शकलदी बाबू चिल्ला पड़े। क्यों? उनका मुंह खुल गया था और उनकी जीभ पर रोटी का एक छोटा टुकड़ा दृष्टिगोचर हो रहा था। जमुना कुछ न बोली। अब शकलदी बाबू ने गुस्से में पत्नी को मुंह चिढ़ाते हुए कहा, खा गया? तुम क्यों न खा गई? तुम लोगों के खाने के लिए ही लाता हूं ना। खा गया। जमुना भी तिनक उठी। तो क्या हो गया? कभी मेवा मिश्री फल मूल तो उनको मिलता नहीं। बेचारे खुदी चुन्नी जो कुछ मिलता है उसी पर सब सब्र बांधे रहते हैं। अपने हाथ से खरीद कर कभी कुछ दिया भी तो नहीं गया। लड़का ही तो है, मन चल गया, खा लिया। फिर मैंने उसे बहुत मारा भी, अब उसकी जान तो नहीं ले लूँगी। अच्छा तो खाओ तुम और तुम्हारे लड़के, खूब मज़े में खाओ। ऐसे खाने पर लानत है। और वह गुस्से से थर थर काँपते हुए चिल्ला पड़े और फिर चौके से उठकर कमरे में चले गए। तो देखिए बच्चों, चूँकि शकलदी बाबू की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वे केवल मेवे का जो इंतज़ाम करके लाए थे वह नारायण के लिए ही करके लाए थे, ताकि उसका जो दिमाग है वह तेज हो, याददाश्त मजबूत हो। और जब उसे पता चलता है कि उनका छोटा पुत्र वह मेवे खा गया है और नारायण को वह मेवे नहीं मिले हैं, तो इस बात पर देखिए वह क्रोध प्रकट करता है। क्योंकि आर्थिक परिवार जो है वो आर्थिक तंगी का सामना तो कर ही रहा था। जैसे तैसे उन्होंने उन मेवों का जुगाड़ किया था, इसलिए अब वह अपनी पत्नी पर झल्ला रहे हैं। जमुना भय, अपमान और गुस्से से रोने लगी। उसने भी भोजन नहीं किया और वहाँ से उठकर चारपाई पर मुंह ढक कर पड़ी रही। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल ही शकलदी बाबू का गुस्सा ठंडा न हुआ और उन्होंने नहाने धोने तथा आराधना करने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि जब टुनटुन जागा तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि उसने मेवा क्यों खाया। जब उसको कोई उत्तर न सूझा और वह भक्कू बनकर अपने पिता की ओर देखने लगा तो शकलदी बाबू ने उसे कई तमाचे जड़ दिए। डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी और वहां रवाना होने के दिन आ गए। इस बीच नारायण ने इतना अधिक परिश्रम किया कि सभी आश्चर्यचकित थे। वह 18-19 घंटे तक पढ़ता। उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने पाती, बस उसे पढ़ना था। उसका कमरा साफ मिलता, उसका बिछोना बिछा मिलता। दोनों जून गांव के शुद्ध घी के साथ दाल भात रोटी तरकारी मिलती। शरीर की शक्ति और दिमाग की ताजगी को बनाए रखने के लिए नाश्ते में सवेरे हलवा दूध और शाम को मेवे या फल उसे दिए जाते थे। और तो और लड़के की तबीयत न उछटे इसलिए सिगरेट की भी समुचित व्यवस्था थी। जब सिगरेट के पैकेट खत्म होते तो जमुना उसके पास 4-5 पैकेट और रख जाती। जिस दिन नारायण को इलाहाबाद जाना था, शकलदी बाबू की छुट्टी थी और वे सवेरे ही घूमने निकल गए। वह कुछ देर तक कंपनी गार्डन में घूमते रहे। फिर वहाँ तबीयत न लगी तो नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ भी मन न लगा तो उन्होंने परम मित्र कैलाश बिहारी मुख्तार के यहाँ चले गए। वहाँ बहुत देर तक गप सड़ाका करते रहे और जब गाड़ी का समय निकट आया तो जल्दी जल्दी घर आए। गाड़ी 9 बजे खुलती थी। जमुना और नारायण की पत्नी निर्मला ने सवेरे ही उठकर जल्दी जल्दी खाना बना लिया था। नारायण ने खाना खाया और सबको प्रणाम कर स्टेशन को चल पड़ा। शकलदी बाबू भी स्टेशन गए। नारायण को विदा करने के लिए उसके 4-5 मित्र भी स्टेशन पर पहुंचे थे। जब तक गाड़ी नहीं आई थी, नारायण प्लेटफॉर्म पर उन मित्रों से बातें करता रहा। शकलदी बाबू अलग खड़े इधर उधर इस तरह से देखते रहे जैसे नारायण से उनका कोई परिचय न हो। और जब गाड़ी आई और नारायण अपने पिता तथा मित्रों के सहयोग से गाड़ी में पूरे सामान के साथ चढ़ गया तो शकलदी बाबू वहाँ से धीरे से खिसक गए और व्हीलर के बुक स्टॉल पर जा खड़े हुए थे। बुक स्टोर का आदमी जान पहचान का था। उसने नमस्कार करके पूछा, कहिए मुख्तार साहब, आज कैसे आना हुआ? शकलदी बाबू ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि लड़का इलाहाबाद जा रहा है, डिप्टी कलेक्टरी का इम्तहान है।
शाम तक पहुंच जाएगा। ड्योढ़ी दर्जे के पास जो डिब्बा है ना, उसी में। नीचे जो 4-5 लड़के खड़े हैं वे उसके मित्र हैं। सोचा भाई हम लोग बूढ़े ठहरे, लड़के इम्तिहान विम्तिहान की बात कर रहे होंगे, क्या समझेंगे, इसलिए इधर चला आया। उनकी आंखें हास्य से संकुचित हो गई। वहाँ वह थोड़ी देर तक रही। इसके बाद घड़ी में समय देखा। कुछ देर तक तार घर के बाहर तार बाबू को खटर पटर करते निहारा और फिर वहाँ से हटकर रेलगाड़ियों के आने जाने का टाइम टेबल पढ़ने लगे। लेकिन उनका ध्यान संभवतः गाड़ी की ही ओर था, क्योंकि जब ट्रेन खुलने की घंटी बजी तो वहाँ से भागकर नारायण के मित्रों के पीछे आ खड़े हुए। नारायण ने जब उनको देखा तो उसने झटपट नीचे उतरकर पैर छुए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, उन्होंने लड़के से बुदबुदाकर कहा और दूसरी ओर देखने लगे। नारायण बैठ गया और अब गाड़ी खुलने ही वाली थी। अचानक शकलदीप बाबू का दाहिना हाथ अपने कोट की जेब में गया। उन्होंने जेब में से कोई चीज़ लगभग बाहर निकाल ली और वह कुछ आगे भी बढ़े, लेकिन फिर न मालूम क्या सोचकर रुक गए। उनका चेहरा तमतमा सा गया और जल्दबाजी में वह इधर उधर देखने लगे। गाड़ी सीटी देकर खुल गई तो शकलदीप बाबू चौंक उठे। उन्होंने जेब से वह चीज़ निकालकर मुट्ठी में बांध ली और उसे नारायण को देने के लिए दौड़ पड़े। वह दुर्बल और बूढ़े आदमी थे, इसलिए उनसे तेज क्या दौड़ा जाता। वह पैरों में फुर्ती लाने के लिए अपने हाथों को इस तरह भांज रहे थे जैसे कोई रोगी मरियल लड़का अपने साथियों के बीच खेल कूद के दौरान कोई हल्की फुल्की शरारत करने के बाद तेजी से दौड़ने के लिए गर्दन को झुकाकर हाथों को चक्र की भांति घुमाता है। उनके पैर थप थप की आवाज़ के साथ प्लेटफॉर्म पर गिर रहे थे और उनकी हरकतों का उनके मुख पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। बस यही मालूम होता था कि वह कुछ परेशान है। प्लेटफॉर्म पर एकत्रित लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। कुछ लोगों ने मौज में आकर जोर से ललकारा, कुछ ने किलकारियां मारी और कुछ लोगों ने दौड़ के प्रति उनकी तटस्थ मुद्रा को देखकर बेतहाशा हंसना आरंभ किया। लेकिन यह उनका सौभाग्य ही था कि गाड़ी अभी खुली ही थी और स्पीड में नहीं आई थी। परिणाम स्वरूप उनका हास्यजनक प्रयास सफल हुआ और उन्होंने डिब्बे के सामने पहुंचकर उत्सुक तथा चिंतित मुद्रा में डिब्बे से सिर निकालकर झांकते हुए नारायण के हाथ में एक पुड़िया देते हुए कहा, बेटा इसे श्रद्धा के साथ खा लेना, भगवान शंकर का प्रसाद है। तो देखिए बच्चों, शकलदीप बाबू जो स्टेशन पर अपने बेटे को छोड़ने आते हैं, इम्तिहान का दिन आ गया था, वो अपनी जेब में प्रसाद लेकर आए थे और उसे देना नारायण को भूल गए थे। तो गाड़ी जब छूट पड़ती है तब उन्हें एहसास होता है और उस प्रसाद को देने के लिए वह बहुत तेज़ी से भागते हैं। सब दुनिया उनको देखकर हंसती है स्टेशन पर, लेकिन फिर भी यह देखिए उनका भाग्य पर भरोसा ही था, या उनका कह लीजिए कि ईश्वर पर भरोसा था, और इसीलिए देखिए वह प्रसाद देने के लिए गाड़ी के साथ साथ भागते हैं और अपने पुत्र को वह प्रसाद देते हैं। पुड़िया में कुछ बतासे थे और उन्होंने कल शाम को शिवजी को चढ़ाए थे और जिससे पता नहीं क्यों नारायण को देना भूल गए थे। नारायण के मित्र कुतूहल से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे थे और जब वह पास आ गए तो एक ने पूछा, बाबूजी क्या बात थी, हमसे कह देते। तो शकलदीप बाबू यह कहकर कि कोई बात नहीं, कुछ रुपए थे, सोचा मैं ही दे दूं, और तेजी से आगे बढ़ गए। कहानी में बच्चों आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। तो देखिए एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति क्या सोचता है, क्या उसकी आशाएं होती है अपने पुत्र और पुत्रियों से, और उनके लिए वह किस तरह का प्रयत्न करता है उनके जीवन को बनाने के लिए, उनके कैरियर को संवारने के लिए। वह मेहनत तो करता ही है, लेकिन ईश्वर पर, भाग्य पर भी वह भरोसा करने लगता है, और यही कार्य जो है वो शकलदीप बाबू कर रहे हैं। तो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की मानसिकता का परिचय शकलदीप बाबू के माध्यम से हम लगा सकते हैं। बच्चों कहानी का जो अगला भाग है वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।